कांग्रेस को पंजाब में ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं, लेकिन इस बार जो झटका लगा उसकी चपेट में प्रियंका वाड्रा आ गईं और साथ ही कांग्रेस में टिकट दिए जाने को लेकर भी बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता अमरजीत सिंह टिक्का ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद एक एक कर कई आरोप लगाए, लेकिन सबसे बड़ा आरोप ये कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चॉपर के किराए की मांग तक कर डाली। मतलब कि दावेदार से प्रियंका वाड्रा के यूपी में प्रचार करने के लिए चॉपर का किराया देने को कहा गया। टिक्का ने कहा कि उनका टिकट इसलिए काटा गया कि कांग्रेस के बड़े नेता उनसे टिकट के बदले हेलीकॉप्टर किराए पर मांग रहे थे और वे नहीं दे पाए। इसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को भी टिकट के बदले पैसे चुकाने पड़े। पंजाब मध्यम उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत सिंह टिक्का ने पार्टी और पार्टी में सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर मांगा गया था। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट 20-20 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं ताकि पैसे पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार पर लगाए जा सकें और भाजपा की यूपी सरकार को टक्कर दी जा सके। इसके अलावा अमरजीत सिंह टिक्का ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और मंत्री भारत भूषण आशु पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। अमरजीत सिंह टिक्का ने बताया कि वह पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हल्का आत्मनगर और हल्का साउथ के लिए टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन आत्मनगर से कमलजीत सिंह कड़वल को टिकट दे दिया गया, जो पहले ही सिमरजीत सिंह बैंस से हार चुका है। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी में बुलाया जाता था और कहा जाता था कि सर्वे में वह पीछे हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस बार न तो कुछ पूछा गया और न ही बताया गया, सीधा टिकट बेच दिया गया। जिसने पैसे दिए उसे टिकट दे दिया गया। टिक्का ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के बड़े नेता का फोन आया कि उनका टिकट होल्ड पर है, वह कुछ व्यवस्था कर लें। उन्होंने व्यवस्था के बारे में पूछा तो कहा गया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भाजपा की योगी सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में टक्कर ले रही हैं, तो उनके चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर और गाड़ियों का इंतजाम किया जाए। जब उन्होंने गाड़ियां और चॉपर देने में असमर्थता जताई तो उनका टिकट काटकर इनाम दिया गया। अमरजीत सिंह टिक्का ने आरोप लगाया कि उनकी न तो रेत की खड्ड है, न ही शराब की फैक्ट्रियां चलती हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी को फंडिंग करे। उन्होंने कहा कि वह मीडियम इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और 1 महीने की तनख्वाह पार्टी फंड में भेजते हैं। अमरजीत सिंह टिक्का ने आरोप लगाया कि अब तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी अपने टिकट पैसे देकर लाए हैं। जो व्यक्ति रेत का या फिर शराब का कारोबार कर रहा है उसे ही टिकट दिया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को भी पैसे लेकर ही टिकट दिया गया है। चाहे उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, लेकिन उन्होंने मानसा से चुनाव लड़ रहे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला से दिलवाए हैं ताकि ज्यादा फंडिंग कर सकें और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए प्रियंका गांधी के लिए चॉपर भेजा जा सके। पंजाब में अब तक जो भी टिकट्स बांटे गए सब फंडिंग करके ही बांटे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के 5 राज्यों का मौसम इस वक्त चुनावी है। सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पर यह गर्मी कुछ पार्टी के नेताओं के लिए बुरे दिन लेकर आई है। उधर किसी ने कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार को पीट दिया, तो इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की सारी हेकड़ी निकालते हुए किसी ने मुंह काला कर दिया। वारिस पठान इंदौर के दौरे पर थे जब उनका तगड़ा विरोध हुआ और इस बीच किसी ने मुंह पर स्याही उलट दी। मुंबई से इंदौर स्थित खजराना दरगाह पहुंचे वारिस पठान का सद्दाम नाम के एक व्यक्ति ने मुंह काला कर दिया। मुंबई से पूर्व विधायक रह चुके वारिस पठान ने 2 साल पहले अपने एक भाषण में कहा था कि हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी हैं। लेकिन आज एक शख्स ने उनके मुंह को काला करते हुए उन्हें याद दिलाया कि फालतू की बयानबाजी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब भी मौका हाथ लगेगा, कोई भी एक आम आदमी उसका मुंह काला कर जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक घटना मुस्लिम बाहुल्य खजराना क्षेत्र में हुई। वारिस पठान दरगाह के बाहर निकले थे, तभी सद्दाम नाम का एक व्यक्ति उनके साथ ये मजा लेकर चला गया। वारिस पठान खजराना स्थित नाहर शाह वाली सरकार की दरगाह पर अपने पार्टी समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जहां पर वारिस पठान ने पहले दरगाह शरीफ में चादर पेश की, फिर बाहर निकलते ही सद्दाम ने वारिस पठान के चेहरे पर कालिख मल दी। वहां मौजूद कुछ लोग समझ पाते, इससे पहले ही युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खजराना थाना प्रभारी के अनुसार युवक खजराना के पटेल कॉलोनी का निवासी है, जिसका नाम सद्दाम है।
शुरुआती पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि वारिस उसे कभी पसंद नहीं आए। कारण यह है कि वो हमेशा देश विरोधी बातें करता है और मुस्लिम समाज को बदनाम करता है। वहीं इस घटना के बाद पठान ने कहा कि मैं एक दरगाह पर चादर चढ़ाने गया था, उसी दौरान मुझ पर काली स्याही फेंकी गई। ये लोगों का मेरे प्रति प्यार दिखाने का तरीका है। लोग अलग अलग तरीके से अपना प्यार दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चाहने वालों ने कहा है कि आपको चेहरे पर काजल लगाना है ताकि आपको किसी की नजर न लगे। मैंने इसके बाद अपना चेहरा धोया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कांग्रेस पार्टी करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी कैराना में मतदान होने वाला है। भाजपा ने यहां कई पुराने मुद्दों को जिंदा करके चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है। इस सीट पर चुनाव अब पलायन के मुद्दे को लेकर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों तक जा पहुंचा है। गठबंधन के उम्मीदवार नाहिद हसन गिरफ्तारी और लंबे आपराधिक इतिहास की वजह से चुनाव का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। वहीं भाजपा से उम्मीदवार मृगांका सिंह स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी हैं। भाजपा ने इस सीट पर जो चुनावी चक्रव्यूह रचा है, विरोधी अब उसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। सबसे पहले अमित शाह ने यहां डोर टू डोर प्रचार किया और पलायन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके साथ ही 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र हर जगह किया। फिर सीएम योगी ने गठबंधन और सपा उम्मीदवार नाहिद हसन का जिक्र करते हुए उनकी आपराधिक छवि को जोर शोर से उठाया और उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर बदजुबानी करेंगे तो 10 मार्च के बाद उनकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। फिर पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल रैली में पलायन का मुद्दा उठा दिया था। बीजेपी के ये हमले इतनी तेजी और बारी बारी से हो रहे हैं कि कैराना का पूरा चुनाव आम लोगों की बेबसी और उनके पलायन के मुद्दे पर ही फोकस हो चुका है। इस क्षेत्र में अब किसी भी और मुद्दे की अपेक्षा लोग सपा सरकार में हुए पलायन और दंगों का जिक्र कर रहे हैं। साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों के गुंडाराज का भी जिक्र आम जनता में खूब हो रहा है। जानकारों का ये भी मानना है कि पलायन का मुद्दा पहले प्रदेश में सियासी हवा में तैरता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पर काम हुआ। इसलिए इस बार भी बीजेपी इसी मुद्दे को हवा दे रही है। बीजेपी की रणनीति में इस बार फर्क यह है कि 2017 में पलायन करने वालों का मुद्दा बनाया गया था। 2022 में पलायन पीड़ितों को लौट आकर आने का मुद्दा बनाया गया और इसलिए इस चक्रव्यूह का जवाब विरोधी अब तक नहीं खोज पाए हैं। वहीं भाजपा को पता था कि अगर इस सीट पर उसे बढ़त मिल गई तो पूरे पश्चिमी यूपी बेल्ट में वो आगे हो जाएगी। भाजपा ने इसलिए इस सीट को प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बना लिया और अपने चुनावी चाणक्य अमित शाह को मैदान में उतार दिया। शाह के कैराना में दस्तक देते ही माहौल एकदम से बदल गया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे और पलायन पीड़ितों से भी मिले। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पलायन पीड़ितों से मिले थे। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन के प्रचार का फोकस आपसी भाईचारे पर है। वह बीजेपी पर झूठे मुद्दे को हवा देने का भी आरोप लगा रहे हैं। कैराना सीट पर पहले मृगांका सिंह के पिता पूर्व सांसद और मंत्री स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह और नाहिद हसन के पिता मुनव्वर हसन के परिवार की सियासी जंग रहती थी। अब उनकी अगली पीढ़ी सियासी रण में शह और मात का खेल चौपाल और चबूतरे से खेल रही है। कैराना सीट पर 1974, 1980, 1985, 1996, 2002, 2007, 2012 तक 7 बार बीजेपी के हुकुम काबिज रहे, जबकि हसन परिवार के मुनव्वर हसन 1991 और 1993 में विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2014 में बाबू हुकुम सिंह यहां कैराना से सांसद चुने गए थे। फिर उनका निधन हो गया और उपचुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर मुनव्वर हसन की मां तबस्सुम हसन आरएलडी से जीती थीं। उन्होंने भाजपा से लड़ रही हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन ने मृगांका सिंह को फिर से हरा दिया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैराना की सीट पर फिर से कब्जा कर लिया था। बीजेपी नेता प्रदीप कुमार चौधरी ने यहां जबरदस्त जीत दर्ज की। अब 10 फरवरी को यहां फिर से चुनाव है। सपा उम्मीदवार नाहिद हसन जेल में हैं और उनका प्रचार उनकी बहन इकरा कर रही हैं। बसपा से यहां राजेंद्र सिंह उपाध्याय हैं, तो वहीं कांग्रेस से अखलाक लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले खूब लंबी लंबी हाँकने की कोशिश की, खूब हेकड़ी दिखाई,
खुद को बहुत बड़का नेता बनाया, लेकिन जब मौका आया चुनाव लड़ने का तो फट्टू बन के पिछली गली से भाग निकले। खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी परंपरागत सीट पडरौना छोड़कर भाग निकले हैं। मौर्य अब कुशीनगर जिले की ही फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में मौर्य को फाजिल नगर सीट से टिकट दिया गया है। अपनी संभावित हार देखकर मौर्य पडरौना छोड़ देंगे, इसका अंदेशा तो सभी को पहले से ही था। शायद इसीलिए मौर्य ने अखिलेश यादव से कई दिनों तक खूब मिन्नतें की। आखिरकार उनका रोना देखकर अखिलेश ने उन्हें पडरौना के बजाय फाजिल नगर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। चुनावी विश्लेषकों का साफ कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के आरपीएन दांव की वजह से सीट बदलनी पड़ी। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद मौर्य के लिए यह सीट सुरक्षित नहीं रह गई थी। इसीलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के भगवा दल में जाने के बाद से ही स्वामी के सीट बदलने की अटकलें लग रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले भी 2009 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह से मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में परसेप्शन की जंग में कमजोर पड़ने का भी डर था। इसके अलावा उन्हें यहां विधायक के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ सकता था। 2012 में बसपा प्रत्याशी और 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना से जीत हासिल की थी। वहीं आरपीएन सिंह ने पडरौना सीट से 1996, 2002 और 2007 में विधायक रहे हैं और कुर्मी सैंथवार जाति से आने के कारण इलाके में उनकी अच्छी पकड़ भी है। पडरौना से बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान होने से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल लेने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आरपीएन को विधानसभा चुनाव लड़वाती है या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फाजिल नगर की लड़ाई भी आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 बार से यहां बीजेपी का दबदबा रहा है। फाजिल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने पुराने नेता और 2012 और 17 में जीते गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। गंगा सिंह कुशवाहा जनसंघ के जमाने से ही आरएसएस के करीब रहे। यह विधानसभा कुशवाहा बाहुल्य के रूप में जानी जाती है। परिसमन के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर गंगा सिंह कुशवाहा सपा के लहर के बावजूद लगभग 5000 से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद से यह 2017 में सपा के प्रत्याशी को लगभग 42,000 मतों से हराकर दोबारा विधानसभा पहुंचे। 3,40,000 से अधिक वोटरों वाले फाजिल नगर विधानसभा चुनाव में 17% अनुसूचित जाति के मतदाता, 5% यादव और 10% कुशवाहा और 14% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि 7% क्षत्रिय, 8% वैश्य मतदाता हैं। इसीलिए फाजिल नगर में मौर्य के लिए लड़ाई बहुत कठिन है और उनके सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। भाजपा से बगावत करने के बाद मौर्य को न ही समाजवादी पार्टी में भाव मिल रहा है और न ही उनके लोगों को टिकट मिले हैं। पार्टी ने उनके बेटे तक को टिकट नहीं दिया है। अब मौर्य के सामने अपनी सीट बदलने के बाद भी खुद की सीट को लेकर लाले पड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी एक तरफ सीएम कैंडिडेट के लिए केजरीवाल की नकल करते हुए लोगों से फोन के जरिए राय शुमारी कर रहे हैं कि पंजाब का सीएम कैंडिडेट सिद्धू हो कि चन्नी। ऐसे में सुनील जाखड़ ने पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। सुनील जाखड़ ने बगावती तेवर दिखाते हुए कांग्रेस की पोल पट्टी ही खोल दी और एक तरह से साफ कर दिया कि कांग्रेस में किसी किस्म की राय शुमारी या फिर बहुमत का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ होता वही है जो गांधी वाड्रा के दिमाग में पहले से तय होता है। सुनील जाखड़ ने इस बात को उदाहरण के साथ बताया। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह के पद से हटने के बाद उनके पास 42 विधायकों का समर्थन था। उन्होंने कहा कि ये सारे विधायक चाहते थे कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब हर किसी ने सरदार पटेल का समर्थन किया था, नेहरू का नहीं। अगर सरदार पटेल का सम्मान नहीं किया गया तो आप इसकी उम्मीद सुनील जाखड़ के लिए कैसे कर सकते हैं। इससे पहले सुनील जाखड़ ने कहा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तब 79 में से 42 विधायकों ने मेरा समर्थन किया था। कुल 2 विधायक चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में थे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। जाखड़ ने आगे दावा किया था कि 16 विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थन में थे। 12 विधायक चाहते थे कि कैप्टन की पत्नी प्रीनित कौर उप मुख्यमंत्री बने, जबकि केवल 8 विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में थे।
लेकिन विधायकों की इच्छा को किनारे लगाते हुए गांधी वाड्रा ने 2 विधायकों के समर्थन वाले चन्नी को सीएम बनवा दिया। इन दोनों में से एक खुद चन्नी थे और दूसरे मनप्रीत बादल। पिछले साल सितंबर में चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। मतलब साफ है कि किसी किस्म की रायशुमारी का कांग्रेस में कोई मतलब नहीं होता। अगर होता तो आज चन्नी की जगह सुनील जाखड़ सीएम होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और माना जा रहा है कि आगे भी वही होगा जो गांधी वाड्रा चाहेंगे। पिछले कुछ समय से सुनील जाखड़ लगातार पार्टी के खिलाफ मुखर हैं। जाखड़ का बयान ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस पार्टी को अभी पंजाब चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करना है। 27 जनवरी को जालंधर की एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि सूबे में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला होना अभी बाकी है। पंजाब में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तराखंड में हरीश रावत से लेकर गणेश गोदियाल तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उलझ कर रह गए हैं। वजह यह कि अपनी जीत पक्की करने में ही कांग्रेसी दिग्गजों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में हरीश रावत ने तुष्टीकरण का बड़ा चुग्गा फेंक दिया। जो वादा अब तक अखिलेश यादव नहीं कर पाए, उत्तराखंड में वह वादा हरीश रावत ने कर दिया। हरीश रावत चुनाव में जीत के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने पर राज्य में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का वादा किया है। कांग्रेस नेता अकील अहमद ने सहसपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया और कहा कि रावत ने उनसे वादा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुस्लिम छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी ने सहसपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नेता आयेंद्र शर्मा का समर्थन करते हुए अकील अहमद का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि कांग्रेस का केवल एक एजेंडा है और वह है राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाना। उत्तराखंड बीजेपी ने ट्वीट में लिखा कि 4 धाम और कांग्रेस का एक ही काम, उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण। वीडियो के अनुसार जब पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सहसपुर के रहने वाले अकील अहमद की 12 मांगों को मान लिया तो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया। और अहमद ने पुष्टि की, राज्य कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी उनकी 12 मांगों में से एक मुस्लिमों के लिए विश्वविद्यालय खोलने की उनकी मांगों का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कहा कि मैं सहसपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आयेंद्र शर्मा का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हरीश रावत जी और देवेंद्र यादव ने मेरी मांगों को मान लिया है। रावत जी ने उत्तराखंड में मुस्लिम छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बनाने का दावा किया है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बताया जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के गढ़ में कुछ सीटों पर वोटों के बंटवारे को लेकर चिंतित है, जिसमें सपा बसपा जैसे प्रतिद्वंदियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने का समर्थन कर रही कांग्रेस ने कर्नाटक में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। 16 जनवरी को कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता नटराज गौड़ा ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि राज्य को इसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने इसे बेकार बताते हुए कहा कि कर्नाटक के बच्चों को संस्कृत पढ़ाना धर्मांधता की साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने सरकार को इसके उलट पर्यटन को बढ़ावा देने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी होशियारी दिखाई। अब तक सामूहिक नेतृत्व की बात करने वाली कांग्रेस अचानक पंजाब में सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने को लेकर बेचैन हो गई। पहले ट्विटर सर्वे, फिर इंटरनल सर्वे और अब ऑनलाइन सर्वे का नतीजा घोषित होने के साथ ये साफ हो गया कि कांग्रेस के इस पूरे खेल का मतलब बस चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित करना है। और इस बात का अंदाजा लगते ही पहले तो हफ्तों से खामोश सुनील जाखड़ ने अपने तेवर दिखाए। उनके बाद चुनाव प्रचार का काम अचानक छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू वैष्णो देवी के दर्शन करने को निकल गए। मतलब चुनाव के ऐन पहले कांग्रेसी बवाल अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है।
सुनील जाखड़ और सिद्धू के तेवरों के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ के सीएम बनने को 42 विधायकों के समर्थन के दावे के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू अचानक चुनाव प्रचार छोड़ माता वैष्णो देवी के दर्शन को रवाना हो गए। इसके बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि कहीं कांग्रेस सीएम फेस की घोषणा तो नहीं करने वाली है। माता वैष्णो देवी जाने को लेकर सिद्धू ने खुद ट्विटर पर भी पोस्ट डाली है। उन्होंने माता वैष्णो देवी दरबार में जाने के बारे में लिखते हुए माता वैष्णो देवी से प्रार्थना की कि वे दुष्टों का विनाश करें, पंजाब का कल्याण करें और धर्म की स्थापना करें। जानकार इसे पंजाब कांग्रेस कुर्सी को लेकर मचे घमासान के नतीजे के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आम आदमी पार्टी की नकल पर ऑनलाइन सर्वे करवाया जा रहा है। कांग्रेस कभी भी पंजाब के सीएम फेस की घोषणा कर सकती है। पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने यह कहकर राजनीतिक खलबली मचा दी कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के त्यागपत्र के बाद उन्हें 42 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन सीएम बने 2 विधायकों के समर्थन वाले चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा को 16 और नवजोत सिंह सिद्धू को मात्र 6 विधायकों ने अपना समर्थन दिया था। सिद्धू मतलब ये कि जाखड़ ने साफ संकेत दे दिए कि किसी सर्वे का कोई मतलब नहीं होता। सिद्धू के शेड्यूल के मुताबिक उनके अमृतसर ईस्ट विधानसभा के विभिन्न वार्ड्स में 10 के लगभग कार्यक्रम निर्धारित थे। सुबह डीसीसी की पूर्व प्रधान और पार्षद जतिंदर सोनिया के निवास पर रखे गए पहले ही कार्यक्रम में वहां नहीं पहुंचे। पता करने पर जानकारी मिली कि सिद्धू मां वैष्णो देवी के दर्शन को चले गए हैं। उनके अचानक यूं हल्के से जाने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्षद जतिंदर सोनिया ने बताया कि उनके घर पर सिद्धू के आने की जानकारी मिली थी। एक दिन पहले भी कार्यक्रम था जिसमें सिद्धू को आना था, पर वह नहीं आए। बुधवार को उनके आने की उम्मीद थी, पर कोई सूचना नहीं दी गई। शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी विक्रम सिंह मजीठिया ने घोषणा की थी कि वह सिद्धू की चुनौती स्वीकार करते हैं। वह सिर्फ अमृतसर पूर्वी हलके की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र मजीठा से उनकी पत्नी मैदान में रहेंगी। सिद्धू को ऐसे में अपने हलके में निकलने का कार्यक्रम था। पूर्वी हलके से मजीठिया के मैदान में उतरने के बाद यहां मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। बीजेपी छोड़ने और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने काफी उछल कूद मचाई थी, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आरपीएन सिंह की बीजेपी में शामिल होते ही वे चुपचाप पडरौना की सीट छोड़कर फाजिल नगर खिसक गए। इसके बाद आरपीएन सिंह ने पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने रडार पर लिया। आरपीएन सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग उनको लेकर गलतफहमी में हैं, क्योंकि जिनको वह हीरो समझ रहे हैं वह 1 नंबर के 0 हैं। इसके पहले आरपीएन सिंह को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तल्खअंदाज में कहा था कि आरपीएन सिंह कभी विधानसभा प्रत्याशी नहीं बन सकते। मौर्य ने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि राजा और जमीनी आदमी की क्या तुलना, वो महलों में रहते हैं, मैं घर घर में रहता हूं, मैं तो सब कहूं, सब हमारे हैं, वो महल के राजा हैं, इसलिए उनके साथ कोई नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की पडरौना सीट से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सपा के इस फैसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह अब इस सीट पर भी जीत का परचम लहराएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यह इलाका स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह आरपीएन सिंह का भी गढ़ है। आरपीएन यहां से क्षेत्रीय नेता हैं तो स्वामी प्रतापगढ़ से जाकर राजनीति करते हैं। ऐसे में बीजेपी आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से उतारती है तो स्वामी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता था, इसलिए स्वामी ने अपने लिए सुरक्षित सीट चुनने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के टिकट बंटवारे को निपटा भी नहीं पाए थे कि एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ एक और अपना दल कमेरावादी के साथ सीटों को लेकर नाराजगी शुरू हो गई है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि समाजवादी पार्टी और अपना दल के गठबंधन के बीच दरारों की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि अपना दल और समाजवादी पार्टी के बीच प्रयागराज और वाराणसी सीट को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद अपना दल ने समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें लौटा दी हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी के साथ सीटों के बंटवारे में 18 विधानसभा सीटें दी थी, लेकिन अब ताजा विवाद के बाद मामला बिगड़ चुका है और ओबीसी सीटों की आस में बैठी समाजवादी पार्टी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि
सोनेलाल पटेल द्वारा बनाई गई अपना दल पार्टी के 2 धड़े हैं। एक धड़ा अनुप्रिया पटेल के साथ है और उसका गठबंधन भाजपा के साथ है। वहीं एक धड़ा अनुप्रिया पटेल की मां और सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल का है, जिसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है और इसे अपना दल कैमरावादी के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ दिनों पहले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा था कि विधानसभा सीटों की प्रथम चरण की पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है, इन पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा था कि वाराणसी की रोहनिया, पिंडरा, मिर्जापुर की मडिहान, जौनपुर की मडियाहू, सोनभद्र की घेरावल, प्रतापगढ़ सदर और इलाहाबाद पश्चिम की जल्द ही उम्मीदवार उतारे जाने की तैयारी है। पार्टी इनमें से कुछ सीटों पर 2017 का चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी के दूसरे धड़े के साथ विवाद की वजह से अपना दल के प्रत्याशी निर्दल हो गए थे। लेकिन इस बार पार्टी अपना दल कैमरावादी के रूप में पंजीकृत है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपना दल कैमरावादी को 1.5 दर्जन सीटें देने का फैसला किया था, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उससे अखिलेश के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि वो लगातार गठबंधन के साथ टिकट बंटवारे के विवाद में फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।